बहुत खुशी की बात है कि क्लास 10-12 के बच्चों को जेमा सारथी यूट्यूब चैनल एंड कोचिंग सेंटर के माध्यम से प्यारी प्यारी बच्चों को बिल्कुल फ्री में क्रैश कोर्स मिल रहा है। आज से आपको अगले वीडियो में यानी अपने आज से पहले जो वीडियो देखे थे उसमें आपके हम सिलेबस से समाज के बारे में बात किए थे, लेकिन कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर हम लोगों को एसएसटी पढ़ाइए, सामाजिक विज्ञान पढ़ाइए, हम लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं सर लेकिन भूल जाते हैं, कैसे याद रखें गुरुजी? तो चलिए हम जो बात करेंगे हम एकदम वीवीआई प्रश्नों पर बात करने वाले हैं, यानी हम आज से लगातार उस प्रश्न पर बात करेंगे जो आपके एग्जाम में विगत सालों में पूछे गए हैं। तो आज का जो टॉपिक है हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान पर और 2009 में जो पूछे गए थे सवाल उन पर बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के सवाल को देखते हैं। अब देख पा रहे होंगे हम सबों के बीच में फर्स्ट प्रश्न है जो इतिहास का है कि यंग इटली की स्थापना किसने की। मेरे प्यारे बच्चों हम बता देना चाहते हैं कि जो यंग इटली है, यंग इटली जो है, यंग इटली एक प्रकार का गुप्त संगठन था। क्या था? गुप्त संगठन था और इसकी जो स्थापना है वह जोसेफ मैतेस्नी ने किया था। किसने किया था? वह जोसेफ मैतेस्नी ने किया था। तो मेरे प्यारे बच्चों जब एग्जाम में पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि यंग इटली की स्थापना किसने किया था, तो आप क्या लिखेंगे कि गुरुजी यंग इटली की स्थापना जोसेफ मैतेस्नी ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। मेरे प्यारे बच्चों हम बताना चाह रहे हैं कि जो एकीकरण होता है ना, एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। जैसे आप इस सेंटेंस को सुने होंगे आपके दिमाग में आ गया है कि वह बटा हुआ होगा और वह जब जुड़ा ना तो उसी को एकीकरण कहते हैं। तो जब वह यानी जो जर्मनी है कई भागों में बटा हुआ था, वहाँ जो था निरंकुश और राजतंत्रीय शासन व्यवस्था थी, वहाँ के जनता के प्रति हर समय घोर अत्याचार किया जाता था। तो इसके बाद वहाँ के लोगों ने निर्णय किया कि हम लोगों को जर्मनी में जो है इसे आज़ाद कराना चाहिए, यहाँ के जो राजतंत्रीय और निरंकुश शासन व्यवस्था है इसको उखाड़ फेंकना चाहिए। इसके बाद उन लोगों ने संघर्ष किया और संघर्ष के दरमियान उन्होंने क्या किया? जर्मनी का एकीकरण किया। तो इसका आंसर कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए देखते हैं। तो लिखना है सन 1871 के पहले जर्मनी कई खंडों में विभक्त था और वहां पर निरंकुश राजतंत्रीय व्यवस्था थी। आम जनता के प्रति अत्याचार, शोषण और दमनकारी नीति अपनाई जाती थी। जर्मनी पर ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस का वर्चस्व था और वे लोग जर्मनी का बंदरबाट किए हुए थे। वे लोग जर्मनी का क्या किए हुए थे? बंदरबाट किए हुए थे। वैसे विकट परिस्थिति में ऑटोमन बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण का काम शुरू किया गया। जर्मनी के एकीकरण का काम शुरू किया गया किसके नेतृत्व में? तो ऑटोमन बिस्मार्क के नेतृत्व में। आगे दिया है जर्मनी के मध्यम वर्ग के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। अब वहाँ के जो लोग थे ना उनके मन में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। राष्ट्रवादियों के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि निर्वाचित संसद के द्वारा जर्मनों का एकीकरण किया जाएगा। क्या कहा कि चलिए हम लोग अब जर्मनी का एकीकरण करेंगे। इस एकीकरण की प्रशंसा की सैनिक और नौकासार सहयोग किए, परंतु दुर्भाग्य में बसे संसदों का निर्वाचन नहीं हो पाया। निरंकुश राजतंत्रीय शासन व्यवस्था और उनके सैनिकों के द्वारा आक्रमण कर दिया गया, परंतु बिस्मार्क अपना मन को नहीं हारा। यानी एक बार जब प्रयास किया तो वहाँ के शासकों द्वारा उसे दबा दिया गया, लेकिन जो बिस्मार्क था ना वह अपना मन नहीं हारा और राष्ट्रवादी भावना और भी पनपने लगी। अब और भी लोगों के मन में जो राष्ट्रवाद की भावना थी वह पनपने लगा। बिस्मार्क के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और डेनमार्क तीनों पर जीत हासिल कर लिए गए। किसके नेतृत्व में? बिस्मार्क के नेतृत्व में। फिर आगे दिया गया है कि वायसराय में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और सन 1871 ईस्वी को जर्मनी का एकीकरण किया गया। और जर्मनी का एकीकरण कब किया गया? 1871 ईस्वी में किया गया। इसके बाद फिर दिया है कि और विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों देखिए एक बार इसको शॉर्ट में समझ लीजिए कि एक प्रश्न पूछे तो क्या लिखना है। कुछ नहीं आपको याद रहेगा
तो लिखना है कि जर्मनी कई भागों में बटा हुआ था। जर्मनी कई भागों में बटा हुआ था। वहाँ राजतंत्रीय और राजतंत्रीय और क्या थी, राजतंत्रीय और निरंकुश शासन व्यवस्था थी। क्या थी, निरंकुश और राजतंत्रीय शासन व्यवस्था थी। वहाँ के राजाओं के द्वारा आम जनताओं के प्रति शोषण, अत्याचार और दमनकारी नीति अपनाई जाती थी। इसके बाद जब उन लोगों के पर अत्याचार होने लगा तो वहाँ के लोगों में अपने देश के प्रति प्रेम उमड़ा और वे लोग अपने देश को एकीकरण करने के लिए संघर्ष किए और अंततः 1871 में अपने देश को क्या कर लिया, एकीकरण कर लिया। बस आपको इतना ही लिख देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, अगर आपका ये प्रश्न नहीं रहा तो इसके जगह पर यह भी प्रश्न रह सकता है कि वियतनाम के बारे में फान चू त्रीन का उद्देश्य क्या था। फान बोईचाओ और उनके विचारों में क्या भिन्नता थी। मेरे प्यारे बच्चों, वियतनाम के बारे में, यानी वियतनाम में दो लोग थे, एक का नाम था फान बोईचाओ और दूसरे का नाम था फान चू त्रीन। ये लोगों का क्या विचार था, विचार तो दोनों का सेम था लेकिन कुछ अंतर था। क्या अंतर था वही देखना है। चलिए देखते हैं कैसे इसका आंसर लिखना है। लिखेंगे फान वोई चाओ और फान चू त्रीन दोनों वियतनाम की आज़ादी चाहते थे। ये जो दोनों हैं, दोनों वियतनाम की क्या चाहते थे, आज़ादी चाहते थे। परंतु आज़ादी को लेकर दोनों के विचार अलग अलग थे। दोनों तो आज़ादी चाहते थे लेकिन आज़ादी को लेकर दोनों के विचार क्या थे, अलग अलग थे। दोनों के विचार क्या थे, अलग अलग थे। फिर आगे दिया है कि फान चू त्रीन। अब लिखेंगे फान चू त्रीन और थोड़ा सा इसको हेडिंग में लिखना है ताकि एग्जामिनर को दूसरे ही दिख जाए कि हाँ यहाँ कोई टॉपिक लिखा गया है। इसके बाद लिखना है फान चू त्रीन राजतंत्रीय शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहते थे। यानी जो फान चू त्रीन थे वह वहाँ से राजतंत्रीय शासन व्यवस्था को उखाड़कर फेंक देना चाहते थे। और क्या, वे वहाँ गणतंत्रीय शासन व्यवस्था लागू करना चाहते थे और वे वहाँ पे गणतंत्रीय शासन व्यवस्था लागू करना चाहते थे। कौन, फान चू त्रीन राजतंत्रीय को उखाड़ कर फेंकना चाहते थे और गणतंत्रीय को लागू करना चाहते थे। आगे दिया है और साथ ही साथ और आज़ादी के साथ साथ नागरिकों को अधिकार प्रदान करना चाहते थे। नागरिकों को अधिकार प्रदान करना चाहते थे। अब वहीं देखेंगे कि फान बोईचाओ का क्या उद्देश्य था। फान बोईचाओ थे, इसका विचार था कि वियतनाम में फ्रांसीसियों को भगाकर राजतंत्रीय शासन व्यवस्था बहाल किया गया। यानी जो फान चू त्रीन थे वह चाहते थे कि वह राजतंत्रीय को उखाड़कर फेंक दें और गणतंत्रीय लागू हो, लेकिन फान बोईचाओ जो थे वह वहाँ राजतंत्रीय शासन ही रखना चाहते थे। फान चू त्रीन देश की आज़ादी के साथ साथ वहाँ के नागरिकों को उनकी अधिकार भी बता देना चाहते थे, जबकि फान बोईचाओ वह नहीं बताना चाहते थे। आगे दिया है कि जब राजाओं के हाथ में शासन व्यवस्था आ जाएंगे उसके बाद नागरिकों के अधिकारों के बारे में क्या किया जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे और आप याद रख भी लीजिएगा। क्या लिख लीजिए, याद रखिएगा, फिर से समझ लीजिए, फिर से एक बार समझिए कि कैसे लिखना है। लिख देना है फान बोईचाओ और फान चू त्रीन दोनों की विचार था कि वियतनाम आज़ाद हो जाए, लेकिन फान चू त्रीन चाहते थे कि वहाँ गणतंत्रीय शासन व्यवस्था लागू हो, जबकि फान बोईचाओ चाहते थे कि वहाँ राजतंत्रीय ही रहे। फान चू त्रीन देश की आज़ादी के साथ साथ आम जनता को उनका अधिकार बता देना चाहते थे, जबकि फान बोईचाओ उनका अधिकार उसे बताना नहीं चाहते थे। ठीक है, लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते। तो आपका अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों क्या प्रश्न है कि प्रश्न है बहिष्कार के विचार का क्या तात्पर्य है। गांधी जी ने यह असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया। तो इसका जवाब कैसे लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो बोलो कि गुरुजी लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि बहिष्कार के विचार का तात्पर्य है। बहिष्कार का मतलब किसी चीज़ को लेने से इनकार करना, उसे भगाना, दूर फेंकना। कैसे लिखेंगे बहिष्कार के विचार का तात्पर्य है कि साइमन कमीशन को वापस किया जाए। जो साइमन कमीशनर था उन्होंने एक संगठन बनाया था, चूंकि उसे क्या करना था, वापस भेजना था। क्यों? क्योंकि उसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। वह जो संगठन बनाया था
उसके सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। और भारतीयों का विश्वास था कि कोई भी कमीशन भारत के विषय में तब तक सही ढंग से निर्विचार नहीं कर सकता, कब तक? जब तक कि उसमें कोई भारतीय ना हो। मेरे प्यारे बच्चों, लिखेंगे कि क्या लिखना है कि बहिष्कार के विचार का तात्पर्य है कि सामन कमिश्नर वापस आओ। यानी सामन कमिश्नर ने एक ग्रुप बनाया था और उस ग्रुप में जितने भी सदस्य थे वह सब अंग्रेज ही थे। तो भारतीयों का मानना था कि हम लोगों के पक्ष में कोई भी काम नहीं करेगा, कब तक? जब तक उसमें कोई सदस्य भारतीय ना हो। समझ गए होंगे। चलिए, इसमें एक क्वेश्चन और था कि यह असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया? तो मेरे प्यारे बच्चों, हम बता देना चाहते हैं कि जो असहयोग आंदोलन है वह गांधी जी ने शुरुआत किए थे। और गांधी जी शांति और अहिंसा के पुजारी थे। वह चाहते थे कि आंदोलन करें लेकिन उसमें कोई खून खराबा ना हो, कोई दंगा ना फसाद ना हो। लेकिन वही हुआ, चोरा चोरी हत्याकांड हो गया। इसके बाद महात्मा गांधी ने यह असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। लेकिन इसके प्रश्नों का जवाब कैसे देना है, चलिए इसको भी लाइन बाय लाइन अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। तो पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखेंगे गांधी जी ने यह असहयोग आंदोलन इसलिए लिया। गांधी जी ने यह असहयोग आंदोलन इसलिए लिया क्योंकि यह असहयोग आंदोलन ये अपने पूरे जोरों पर चल रहा था। मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे कि गांधी जी ने यह असहयोग आंदोलन इसलिए वापस लिया क्योंकि यह असहयोग आंदोलन अपने पूरे जोरों से चल रहा था। जब महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में उसे वापस लिया। कब वापस लिया था? 1922 में वापस लिया था। आगे दिया है, इस आंदोलन को वापस लिए जाने के कई कारण थे जिनमें से मुख्य निम्नलिखित है। नंबर 1 दे के लिखेंगे, महात्मा गांधी यह हिंसा और शांति का पूर्ण समर्थक थे। इसलिए जब उन्हें यह सूचना मिली कि उत्तेजित भीड़ ने चोरी चोरा के पुलिस थाने को आग लगाकर 22 सिपाहियों की क्या कर दी है? हत्या कर डाली है, तो वह परेशान हो उठे। कौन? गांधी जो क्या हो गए? परेशान हो गए और उन्हें यह विश्वास न रहा कि वे लोगों को शांत रख सकेंगे। ऐसे में उन्होंने यह असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया? वापस ले लेना ही उचित समझा। फिर दूसरे नंबर पे लिखेंगे, वे सोचने लगे। क्या सोचने लगे? कि यदि लोग हिंसक हो जाएंगे तो अंग्रेजी सरकार भी उत्तेजित हो उठेगी और आतंक का राज क्या हो जाएगा? स्थापित हो जाएगा और अनेक निर्दोष लोग मारे जाएंगे। महात्मा गांधी जालियांवाला बाग जैसे हत्याकांड की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहते थे। इसलिए 1922 ईस्वी में उन्होंने यह असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया? वापस ले लिया। तो समझ गए होंगे। चलिए आगे मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये प्रश्न नहीं पूछे तो क्या पूछेगा? तो पूछे कि गुरुजी क्या पूछेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न नहीं पूछे तो इसके जगह पर दूसरा प्रश्न रह सकता है। क्या रह सकता है? तो भारत के लोग रोलट एक्ट के विरोध में क्यों थे? भारत के लोग रोलट एक्ट के विरुद्ध में क्यों थे? चलिए समझते हैं क्यों थे। मेरे प्यारे बच्चों, जो रोलट एक्ट है ना, वह भारत के लिए काला कानून था। मतलब रोलट एक्ट ऐसा नियम था जो किसी भी भारतीय को सिर्फ संदेह होने पर 2 वर्षों तक जेल में बंद कर सकता था। तो इसीलिए इसका विरोध हुआ होगा। लेकिन इसका जवाब कैसे लिखना है, चलिए अच्छे तरीके से देख लें ताकि हम लोगों के एग्जाम में सामाजिक विज्ञान में 90 से 95 नंबर बिल्कुल आसानी से आ सकते हैं। और मैं दावे के साथ कहूँगा मेरे प्यारे बच्चे, आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि हमने खुद लाया था। और अगर आपको विश्वास नहीं होता है ना, तो आपको प्रूफ भी देंगे। हम आपको क्या देने वाले हैं? प्रूफ भी देने वाले हैं। आप अगर अपने ड्रीम को लेकर सचमुच में अगर सीरियस हैं, अगर आप सही में 450 प्लस का ड्रीम रखते हैं, तो आपको हमारे साथ जुड़े रहना चाहिए। चलिए अब पूरे वीडियो को हमारे साथ देखिए। हम पर डे आपके लिए VVI प्रश्नों का संग्रह लेकर आते रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या था कि भारत के लोग रोलट एक्ट के विरोध में क्यों थे, वर्णन कीजिए। इसका जवाब लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। कैसे लिखेंगे? पूछो कि गुरुजी कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे रोलट एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक बंदियों के बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया। किसको मिल गया?
अंग्रेजों को। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसे बहुत जल्दीबाजी में पारित कर दिया था। इसलिए भारतीय लोग महात्मा गांधी के नेतृत्व में ऐसे अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसक ढंग से सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना चाहते थे। यह आंदोलन 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था। विभिन्न शहरों में रैलियां एवं जुलूस निकाले गए। रेलवे वर्कशॉप के कामगार हड़ताल पर चले गए। दुकानें बंद हो गई। सरकार ने घबरा कर दमन कार्य शुरू किया और इसे बर्बरतापूर्वक दबा दिया गया। यानी जब लोगों ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में जब संघर्ष करना शुरू किया या आंदोलन करना शुरू किया तो क्या किया, अंग्रेजों ने उसे दबाने का प्रयास किया और अंत में उसे दबा भी दिया। चलिए आपका चौथा प्रश्न देखते हैं। तो चौथा प्रश्न जो है एकदम मस्ट इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है इस बार के लिए। क्या प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या है प्रश्न? तो गुरुजी प्रश्न है, बहुत सारे मजदूर ऑस्पेनिक जेनी के इस्तेमाल का विरोध क्यों कर रहे थे? ऑस्पेनिक जेनी मशीन क्या है तो हम बता देना चाहते हैं। ऑस्पेनिक जेनी एक मशीन है। क्या है? मशीन है। अब लोग मजदूर इसका विरोध क्यों करेंगे? तो स्वाभाविक बात है, अगर हम मजदूर हैं, किसी कारखाने में काम कर रहे हैं, तो मजदूर अगर काम करेगा तो वहाँ बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर उसी कारखाने में अगर एक मशीन आ जाए ना, तो एक मशीन से एक कारीगर ही कई कारीगरों का काम कर सकता है। इसलिए वहाँ से कई कारीगरों क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा और इससे वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसी के डर से ना ऑस्पेनिक जेनी मशीन पर क्या कर रहे थे? हमला कर रहे थे। लेकिन इसका जवाब कैसे लिखेंगे गुरुजी? चलिए बता रहे हैं ना कैसे लिखना है, समझो और याद करने का प्रयास करो, दिमाग में ठोको ना। ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएगा। क्या आएगा? ये आंसर लिखना है, ऑस्पेनिक जेनी का आविष्कार जेम्स हार्ग्रीव्स ने 1764 में किया था। किसने किया था? जेम्स हार्ग्रीव्स ने। कब किया था? 1764 में। कब किया था? 1764 में किया था। क्या इसके बाद है कि इस मशीन से कताई प्रक्रिया तेज कर दी। यानी जब ऑस्पेनिक जेनी मशीन आया तो कताई प्रक्रिया तेज हो गई और क्या है, और श्रमिकों की मांग घट गई। इस मशीन द्वारा अकेला कारीगर अनेक पुनिया बना सकता था और एक ही समय में यह कई धागे भी बना सकता था। आगे है, इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि बुनकरों की मांग क्या होने लगी? कम होने लगे। बेरोजगारी के इसी डर के कारण भारतीय महिला कामगारों ने जो हाथ की कताई पर निर्भर थी, ऑस्पेनिक जेनी मशीनों पर हमले क्या कर दिए? शुरू कर दिए। तो समझ गए होंगे। हम आशा करते हैं आपको बिल्कुल समझ आया होगा और आप एग्जाम में लिख भी लीजिएगा। चलिए आपका 5वां प्रश्न है, जो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि पेरिस के हौस्मीकरण का क्या अर्थ है? इस तरह के विकास को आप किस हद तक समर्थन या विरोध करेंगे? कारण दीजिए। पेरिस के हौस्मीकरण यानी पेरिस शहर को दोबारा बसाया जा रहा था, दुल्हन जैसे उसे सजाया जा रहा था, तो इसी के बारे में लिखना है। तो लिखेंगे आंसर लिखना है, पेरिस के हौस्मीकरण का अर्थ, इसका साधारण शब्दों में यह अर्थ है कि पेरिस नगर का पुनर्निर्माण करना। पेरिस नगर को दुल्हन जैसे सजाया जाना, जैसा कि वेरान हॉसमन नामक वास्तुकार ने 17 वर्ष में किया। कब किया था? 17 वर्ष में किया। शहरों में सीधी और चौड़ी सड़कें बनाई गई, खुले मैदान बनाए गए और बड़े बड़े पेड़ लगवा दिए गए। पूरे शहर की गश्त शुरू की गई। बस अड्डों का निर्माण किया गया तथा टूटी के पानी का प्रबंध किया गया। अगला है, पेरिस के हौस्मीकरण के विरोध में तर्क। ये तो अच्छा काम किया था, लेकिन विरोध क्या हुआ था? कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पेरिस के पुनर्निर्माण को गलत ठहराया। कुछ लोगों ने पेरिस के पुनर्निर्माण की बड़ाई की। किसी ने क्या किया? तो किसी ने इसकी बुराई भी की। तो बुराई किसने किया? क्या चले देखते हैं। तो लिखेंगे, कुछ ने इस बात का विरोध किया कि पेरिस के पुनर्निर्माण का कारण कोई
3,50,000 लोगों को उखाड़ फेंका गया। यानी पेरिस शहर को जब दुल्हन जिसे सजाया गया ना, तो वहां से लगभग 3.5 लाख लोगों का विस्थापन हो गया। अगला है, कुछ संपन्न लोगों का भी यह मानना था कि पुराने शहर को दानवी ढंग से बदल दिया गया। कुछ लोगों का कहना था कि पुराना पेरिस ही ठीक था, इसे राक्षस बना दिया गया है बदल के। तीसरा पॉइंट है, लिखना है, जब कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये पुरानी शैली के खत्म हो जाने और एक उच्च वर्गीय संस्कृति स्थापित हो जाने पर गहरा दुख व्यक्त किया। चौथे पॉइंट लिखना है, कुछ आइन के अनुसार हॉसमन ने एक जैसे दिखने वाले ब्लू वेडर्स और छज्जों से भरा सुनसान उदास बाहर बनाने के लिए सड़क के जीवन और सड़कों को मार डाला है। अगला लिखेंगे फिर पैराग्राफ चेंज करके कि पेरिस के हौसमीकरण के पक्ष में तर्क। अब पक्ष में क्या तर्क था, परंतु हौसमन के विरोध में मचा यह हल्ला शीघ्र ही गर्व के भाव में तब्दील हो गया। कब हुआ, पहला क ऑप्शन लिखेंगे, क नंबर पॉइंट लिखेंगे कि पेरिस के नए नगर की विश्व भर में प्रशंसा होने लगी। यह नई राजधानी पूरे यूरोप के लिए ईर्ष्या और प्रशंसा का विषय बन गई। अगला लिखेंगे ख नंबर, पेरिस यूरोप ही नहीं वरन सारे विश्व पर अपने नवीन वास्तु शिल्पीय सामाजिक और बौद्धिक उपयोगों के कारण पूरी सदी तक प्रभाव डालता रहा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस प्रश्न अगर नहीं, आपका एग्जाम में ये प्रश्न नहीं पूछा गया तो इसके जगह पर आपको पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको एक टॉपिक पर, एक ही वर्ड पर गौर करना पड़ेगा। वह टॉपिक है, वह पॉइंट है महामंदी। महामंदी का मतलब होता है काम ना चलना। महामंदी का क्या अर्थ होता है, कोई भी रोजगार जो है वह ना चलना और कम चलना। तो चलिए इसी के बारे में देखेंगे कि जब मेरा कोई काम मंदी हो जाता है तो हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। तो लिखेंगे इसका आंसर। पहले मेरे प्यारे बच्चों, महामंदी लिख के डैश करना है। क्या लिख के डैश करोगे, बताओ कि गुरुजी महामंदी लिखकर डैश कर लेंगे। इसके बाद लिखेंगे महामंदी का शाब्दिक अर्थ। महामंदी का शाब्दिक अर्थ वस्तु का अत्यधिक उत्पादन होना। क्या लिखेंगे कि महामंदी का शाब्दिक अर्थ है वस्तु का अत्यधिक उत्पादन होना, परंतु बाजारों में उसकी मांग ना होना। उत्पादन तो होता है लेकिन बाजार में मांग ना होता है। अगला लिखेंगे महामंदी कहलाता है, क्या कहलाता है कि वस्तु का निर्माण करते हैं लेकिन बाजार में इसकी मांग नहीं होती है, बाजार में बिकता नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति को महामंदी कहते हैं। फिर आगे लिखेंगे 1928 से 1934 के मुख्य व्यापारियों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा। किसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा, उन लोगों की आमदनी बहुत ही कम हो गई। किसानों का प्रभाव, अब देखेंगे कि महामंदी होने से किसानों का क्या प्रभाव पड़ा। लिखेंगे किसानों की आर्थिक स्थिति भी जर्जर हो गई क्योंकि उद्योगों में कच्चा माल की मांग बहुत ही कम हो गई, जैसे जूट, कपास, ईख इत्यादि। किसान अपना ऋण चुकाने में असमर्थ होने लगे, यहाँ तक कि उन्हें ऋण चुकाने के लिए अपनी ज़मीन भी गिरवी या बेचनी पड़ी। मेरे प्यारे बच्चों, लिखेंगे कि किसान पर महामंदी का प्रभाव, और लिखेंगे किसानों की आर्थिक स्थिति एकदम जर्जर हो गई। किसान लोग की आर्थिक स्थिति एकदम जर्जर हो गई, यहाँ तक कि उन्हें अपना ऋण चुकाने के लिए अपनी ज़मीन को गिरवी या बेचनी भी पड़ी। चलिए अगला फिर आगे लिखेंगे रोजगार पर प्रभाव। अब किसानों का प्रभाव देख लिए, अब देखना है कि रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ा। तो लिखेंगे महामंदी होने से बहुत अधिक संख्या में लोग बेरोजगार हो गए। बहुत अधिक संख्या में लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। चंद्र पैसों के लिए, थोड़ी से पैसों के लिए क्या हो गए, मुहताज होने लगे। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही जर्जर हो गई। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर प्रभाव। अब देखेंगे
कि जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी थे उस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो लिखेंगे इन सभी कर्मचारियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, अच्छा प्रभाव पड़ा, क्योंकि इनकी आमदनी में कोई कमी नहीं आई। मेरे प्यारे बच्चों, देखना जब कभी अकाल पड़ता है, महामंदी होता है, तो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होती है। जो लोग सरकारी सेंटरों पर काम कर रहे हैं उनकी आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता है। तो इसी प्रकार ये भी यही टॉपिक, यही बात सेम इसी में लिखना है आपको, ठीक है। अब देख रहे हैं कि क्या प्रभाव पड़ा। तो इन सभी कर्मचारियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, क्योंकि इनकी आमदनी में कोई कमी नहीं आई और ये कम से कम कीमत पर अधिक से अधिक वस्तुओं की खरीदारी कर पाई। अब अगला प्रश्न लिखेंगे जो आपका 6वां नंबर प्रश्न होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है जी। बिल्कुल, हम जो आज आपको पढ़ा रहे हैं ना, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न जो 2009 में पूछे गए थे, इसी प्रश्न के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए आप इधर उधर घूमने का समय नहीं है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे हम एग्जाम से पहले आपको कंप्लीट करवा देंगे। कंप्लीट नहीं, आपको याद भी करवा देंगे, मेरी गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब देखते हैं कि अगले प्रश्न क्या है कि मुद्रण संस्कृति ने, किसने, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। जो मुद्रण संस्कृति है ना, और भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद किया है, इसके बारे में जानना है। तो लिखेंगे मुद्रण संस्कृति का अभिप्राय किताब और आविष्कार और समाचार पत्रों की छपाई से है। यानी मुद्रण संस्कृति, मुद्रण मतलब होता है छापना, छापा खाना, तो इसका जो संबंध है वह छापे खाने से है। इसका संबंध किससे मेरी प्यारे बच्चों, छापे खाने से। लिखेंगे कि मुद्रण संस्कृति का अभिप्राय किताब, आविष्कार और समाचार पत्रों से छपाई, समाचार पत्रों की छपाई से है। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में निम्नलिखित मदद की। जब छापे खाना की शुरुआत हुआ तो भारत में राष्ट्रवाद भी बहुत तेजी से पसरने लगा। तो कैसे पसरने लगा ये देखते हैं। अब लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 में कि पत्र पत्रिकाओं में अंग्रेजी शासन की आलोचना की गई। पत्र पत्रिकाओं में अंग्रेजी शासकों के द्वारा क्या किया, उसकी आलोचना की गई, बुराइयों को दिखाया गया, जिससे आम जनता को औपनिवेशिक शासन की बुराइयों एवं शोषण का पता चला। इससे लोगों को पता चला कि अंग्रेज हमारे ऊपर कितना शोषण कर रहा है। आगे लिखेंगे पॉइंट दूसरा कि कहानियों, कविताओं आदि के द्वारा भारतीय जनता में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने का प्रयास किया गया। यानी कहानी के द्वारा, कविताओं के द्वारा हम भारतीयों के दिल में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने का प्रयास किया गया। राष्ट्रवादी अखबारों ने क्रांतिकारी विचारों को जनता के बीच में क्या किया, फैलाया। तीसरा लिखेंगे कार्टून के, अब उसी बीच कार्टून भी बनने लगा था, तो कार्टूनों के प्रकाशन के माध्यम से अंग्रेजी शासन एवं संस्कृति के विकृत रूपों को जनता के सामने लाने का क्या किया, प्रयास किया। चौथा लिखेंगे मुद्रण संस्कृति के कारण सामान्य जनता शिक्षित एवं जागरूक हुई। क्या हुई, मुद्रण संस्कृति के कारण जो सामान्य जनता थे ना, वो अभी धीरे धीरे शिक्षित होने लगा, जागरूक होने लगा। वे, अगला पॉइंट लिखेंगे, वे समाज सुधारकों, नेताओं एवं राष्ट्रवादियों के विचारों से क्या हो गया, अवगत होने लगी। चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे, गरीब बच्चे भी शिक्षा प्राप्त करने लगे। जब मुद्रण आया ना, मुद्रण जब आया तो किताबें सस्ती होने लगी। जब किताबें सस्ती हुई तो गरीब के बच्चे भी पढ़ने लगे, क्योंकि किताबें क्या हो गई, सस्ती होने लगी थी। फिर लिखेंगे 6वां पॉइंट कि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत होने लगा। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत होने लगा, तो अपने अपने देश के प्रति प्रेम उजागर होने लगी। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न नहीं रहा तो इसके जगह पर दूसरा प्रश्न सकता है। कौन सा प्रश्न सकता है, देखिए प्रश्न सकता है तकनीकी और समाज में आए उन बदलावों के बारे में बताइए जिनके चलते 18वीं सदी के यूरोप में उपन्यास पढ़ने वालों की संख्या में क्या हुई, वृद्धि हुई। तो इसका आंसर लिखेंगे कि 18वीं सदी में मुद्रण संस्कृति ने समाज में बहुत अधिक बदलाव लाई। नई तकनीक से बहुत अधिक
बदलाव संख्या में किताबें छपने लगी। जब नई तकनीक आई तो अत्यधिक मात्रा में किताबें छपने लगी और वो उपन्यासों में खास करके सामाजिक परंपराओं, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, गरीबों के प्रति हो रहे अत्याचार, शोषण, महिला उत्पीड़न, राजघराना की ठाट बाट और उनके द्वारा आर्य लोगों पर किए गए अत्याचार का पर्दाफाश उपन्यास में होना शुरू हुआ। यानी मेरे प्यारे बच्चों, जब मुद्रण संस्कृति आया तो किताबें छपने लगी और उसमें तरह तरह की चीज़ों को भी दर्शाया जाने लगा। अतः लोगों में उपन्यास पढ़ने के प्रति बहुत अधिक जागरूकता उत्पन्न होने लगी। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे उदाहरण के रूप में। किसके रूप में? उदाहरण के रूप में फ्रांस में लुई 16वां, फ्रांस में लुई 16वां का शासन और उनके द्वारा किया गया अत्याचार, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ पूरे यूरोप महादेश में मेटरनिख द्वारा, किसके द्वारा? मेटरनिख द्वारा किया गया अत्याचार आदि का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। इस सभी कारनामों की उपन्यासों में लिखा गया जिससे आम जनता पढ़ने में क्या दिखाते थे? रुचि दिखाए। उपन्यास सामाजिक बुराइयों पर हमला करते हुए अच्छाई की ओर अग्रसर करता है। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पूरे पूरे लगभग 6 प्रश्नों को हम लोगों ने जो देख लिया, जो 2009 में पूछे गए प्रश्न थे। किस सब्जेक्ट से? इतिहास से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद देखेंगे भूगोल में कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। अब ये मत सोचिएगा कि 2009 में पूछा गया तो अब नहीं पूछेगा, अब बिल्कुल पूछने की भरपूर संभावनाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है भूगोल से। किससे है? भूगोल से है। ठीक है, चलिए भूगोल साहब का जो पहला प्रश्न है वह 1 नंबर के लिए है और प्रश्न है समाप्यता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण करें। तो समाप्यता के आधार पर कितने प्रकार का संसाधन है? समाप्यता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण बताइए कितने भेद हैं? बताओ मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका जवाब है गुरुजी, समाप्यता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सर? तो गुरुजी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो गुरुजी एक नवीकरणीय होता है, दूसरा यह नवीकरणीय होता है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। तो अगला मिलता है दूसरा प्रश्न, रबर उत्पादक के 2 राज्यों के नाम, यानी 2 ऐसे राज्य का नाम बताना है जहां रबर उत्पादन होता है। तो पहला हो जाएगा आपका केरल और दूसरा हो जाएगा कर्नाटक। चलिए आपका अगला चलते हैं 10वां नंबर प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है आधारभूत उद्योग क्या है? आधारभूत उद्योग क्या है? आंसर लिखना है वैसे उद्योग जो दूसरे उद्योगों के आधार होते हैं। वैसे उद्योग जो दूसरे उद्योगों के आधार होते हैं उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। आधारभूत जो दूसरे उद्योगों के आधार होते हैं उसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे लोहा उद्योग एवं गंधक अम्ल जैसे रसायन उद्योग इत्यादि। इन्हें मूल उद्योग भी कहा जाता है। इन्हें मूल उद्योग भी कहा जाता है। किन्हें? आधारभूत उद्योग को। ठीक है, चलिए दूसरा आप लिखेंगे आपका जो 11वां नंबर क्वेश्चन है वह क्वेश्चन से भारत की सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की चर्चा कीजिए। यानी भारत की जो प्रौद्योगिकी है और जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है इसके बारे में चर्चा करना है। तो इसका जवाब कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो बोलो कि गुरुजी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? कि आज के युग में सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों का विस्तार तेजी से हो रहा है। किस प्रकार हो रहा है? तेजी से हो रहा है इंटरनेट की सुविधा के कारण। इंटरनेट की सुविधा के कारण या विश्व भर की घटनाओं की जानकारी मिनटों में प्राप्त हो जाती है। भारत में यह उद्योग काफ़ी फल फूल रहा है। यानी प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक भारत में किस प्रकार चल रही है इसी को लिखना है। लिख लोगे ना? चलिए आपका अगर गुरुजी अगर ये प्रश्न याद नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? तो देखो ना, इसके बदले एक प्रश्न और भी आपको देगा। और प्रश्न क्या देगा? सॉरी, इसका एक प्रश्न नहीं है, इसी का जवाब हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको भी देख लेते हैं। लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादकों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन, टेलीफोन, सेल्युलर टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, पेजर, रडार, कंप्यूटर तथा दूरसंचार उद्योग के लिए उपयोगी अनेक एन उपकरण तक बनाए जाते हैं। कहाँ? भारत में। बंगलोर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरी है। इलेक्ट्रॉनिक सामान के यह महत्वपूर्ण
उत्पादन केंद्र मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता तथा लखनऊ है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने का कारण हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास है। अथवा चलिए अथवा लिखेंगे कि समन्वित इस्पात उद्योग मिनी इस्पात उद्योग में कैसे भिन्न है इसका प्रश्न है। अथवा पूछ सकता है कि समन्वित इस्पात उद्योग मिनी इस्पात उद्योग से कैसे भिन्न है, इन उद्योग की क्या क्या समस्याएं हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जवाब कैसे लिखेंगे, चलिए इसको देखते हैं। तो लिखेंगे समन्वित इस्पात उद्योग मिनी इस्पात उद्योग से निम्न प्रकार से भिन्न है। एक तरफ लिख देंगे समन्वित इस्पात, दूसरी तरफ मिनी इस्पात। मैं ये बताना चाहता हूं कि आप सबों को जिस प्रकार हम करवा रहे हैं ना क्वेश्चन आंसर, पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है। आपके कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग में भी इस तरह प्रीवियस ईयर्स का सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। एकमात्र चैनल है कौन, जेमा सारथी यूट्यूब चैनल। चलिए तो इसी पर जुड़िए और अपने दोस्तों को साथ भी थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ताकि अपना परिवार बड़ा हो जाए, आपके दोस्तों को भी फायदा हो जाए। चलिए अब देखिए क्या है, वो कैसे लिखेंगे कि निम्नलिखित है। तो एक तरफ समन्वित इस्पात कर देंगे, दूसरी तरफ मिनी इस्पात कर देंगे। नंबर 1 लिखेंगे समन्वित इस्पात उद्योग मिनी इस्पात उद्योग की अपेक्षा बड़ा होता है। मिनी इस्पात लिखेंगे कि मिनी इस्पात उद्योग समन्वित इस्पात उद्योग की अपेक्षा छोटा होता है। अन्य दूसरों को उल्टा, समन्वित एक बड़ा होता है, मिनी छोटा होता है। एक दूसरे का ऑपोजिट है। दूसरा लिखेंगे समन्वित इस्पात उद्योग में कच्चे माल से लेकर इस्पात बनाने, इसे ढालने तो आकार देने का काम किया जाता है। किसमें, समन्वित इस्पात में। वह दूसरा हम लिखेंगे मिनी में कि यह टूटा फूटा पुराना लोहा ढालने का काम करता है। तीसरा लिखेंगे इसमें सभी प्रकार के इस्पातों का निर्माण होता है। और किसमें लिखेंगे, मिनी में लिखेंगे इसमें केवल मृदु एवं मिश्रित इस्पात का निर्माण होता है। अब आगे बढ़ेंगे तो अगले बढ़ने पर हम लोग को मिलता है क्वेश्चन नंबर 12, जिसका क्वेश्चन से प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण कैसे संसाधनों का अधिक उपभोग हुआ है। यानी प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण कैसे संसाधनों का अधिक क्या हुआ है, अधिक उपभोग हुआ है। तो इसका जवाब कैसे लिखना है, तो लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा और सुनने से काम नहीं चलने वाला है, याद करने का भी प्रयास कीजिएगा। प्रश्न है यह सही कहा गया है, आंसर लिखना है। यह सही कहा गया है कि प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग हुआ है। इसका संसाधनों का अधिक उपभोग हुआ है। नए टेक्नोलॉजी के आने से और कल कारखानों के खुलने से वस्तुओं का उत्पादन अधिक से अधिक होने लगा है। परिणाम स्वरूप खनन कार्य भी बहुत तेजी से होना शुरू हुआ है। वनोन्मूलन बहुत तेजी से होने लगा और लकड़ियों से कई तरह के फर्नीचर बनाए जाने लगा। सीमेंट कारखाना खुलने से पत्थरों की मांग बढ़ गई। फिर पैराग्राफ चेंज करना है और लिखना है आज भारत देश में बहुत तरह के विकासात्मक कार्य किए जा रहे हैं जिसमें संसाधनों का अधिक से अधिक उपभोग हो रहा है, जैसे सड़क बनाया जाना, बड़े बड़े इमारतों का बनना, विरासत की वस्तुओं का अधिक से अधिक उपभोग करना। अब आगे जब बढ़ेंगे मेरी प्यारे बच्चों तो आगे हम लोगों का प्रश्न मिलता है जो क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 है और प्रश्न है कि चावल की खेती के लिए प्रयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां का वर्णन कीजिए। तो इसका जवाब लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। कैसे लिखना है तो बोलो कि गुरुजी। लिखेंगे चावल की खेती के लिए अनुकूल भौतिक दशाएं निम्न है या डैश। नंबर 1 लिखेंगे कि धान के पौधों को, अगर धान का पौधा उगाना है ना तो उसके लिए 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस में क्या चाहिए, वातावरण चाहिए। यानी लिखेंगे धान के पौधों को 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक के तापक्रम वाले वातावरण की आवश्यकता रहती है। दूसरा लिखेंगे धान के पौधों को विकसित होने के लिए 100 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। तीसरा लिखेंगे धान की खेत में 10.25 सेंटीमीटर पानी भरा रहना चाहिए। कितना, 10.25 सेंटीमीटर पानी भरा रहना चाहिए। चौथा लिखना है कि चिकनी एवं दोमट मिट्टी चावल की
खेती हेतु उपयुक्त मानी जाती है। यानी अच्छा कौन होता है? चिकनी और दोमट। पांचवा लिखेंगे धान की खेती हेतु पौधे तैयार करना, उखाड़ना, रोपना का काम मजदूरों द्वारा किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसके जगह पर एक और प्रश्न पूछ सकता है। जो प्रश्न है, जल संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन क्यों आवश्यक है? इसके लिए कार्यान्वयन हेतु क्या करना होगा? यानी जो जल संसाधन है इसका संरक्षण कैसे करेंगे, इसका प्रबंधन करना क्यों आवश्यक है, यही लिखना है। तो जवाब लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि जल जीवन का आधार है। जो जल है जीवन का आधार है। पृथ्वी पर जल की उपलब्धता सीमित है। पृथ्वी पर जल की उपलब्धता सीमित है, अतः जल का संरक्षण एवं प्रबंधन आवश्यक है। अतः जल का संरक्षण एवं प्रबंधन क्या है? आवश्यक है। जल का संरक्षण और प्रबंधन इसलिए भी आवश्यक है कि जल की जो सीमित मात्रा उपलब्ध है, जल की जो सीमित मात्रा उपलब्ध है, विभिन्न कारणों से प्रदूषित हो रही है। विभिन्न कारणों से क्या हो रही है? प्रदूषित हो रही है। वर्तमान में जल संकट एक गंभीर समस्या बन गई है, जिसका समाधान जल स्रोतों के उचित संरक्षण और प्रबंधन के माध्यम से किया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए। क्या क्या उठाना चाहिए? तो नंबर 1 होगा मेरे प्यारे बच्चों, अधिक जल संग्रह के लिए अधिक जलाशयों का निर्माण करना। दूसरा लिखेंगे भूमिगत जल में वृद्धि करना। तीसरा लिखेंगे नदी जल ग्रिड बनाना। चौथा लिखेंगे वर्षा जल का संग्रहण करना। वर्षा जल का संग्रहण करना। पांचवा लिखेंगे बांध बनाकर। छठा लिखेंगे जल संभरण तकनीक को अपनाकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने इतिहास और भूगोल दोनों का जो 2009 में पूछे गए जो प्रश्न थे हम लोगों ने देख लिया है। अब आगे बढ़ने पर सिविक्स मिलता है, मतलब नागरिक शास्त्र मिला। क्या मिला? नागरिक शास्त्र। अब चलिए नागरिक शास्त्र के भी प्रश्नों को देखते हैं और याद करने और समझने का प्रयास करते हैं। तो हम सब के बीच में क्वेश्चन नंबर 15 से है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 15 है कि सिविक्स का नंबर 1 है। ये कोष्टक में से सही शब्द चुनकर इस स्थान को भरिए। डैश पर आधारित, खाली जगह है, पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है। ऑप्शन है जाति धर्म। तो बताओ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका कहना है कि गुरुजी इसका आंसर हो जाएगा जाति। क्या हो जाएगा? जाति। यानी जाति पर आधारित जो विभाजन है ना, सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने पर क्वेश्चन नंबर 16 मिलता है। क्या मिलता है कि कई बार डैश यानी खाली जगह सबसे गंदा रूप ले लेता है संप्रदायवाद और जाति प्रथा। तो इसका जवाब क्या होगा? तो इसका होगा कि गुरुजी कई बार जो है ना संप्रदायवाद जो है सबसे गंदा रूप ले लेता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यों की विधानसभाओं में मनोनीत महिला सदस्यों का प्रतिशत कितना से भी कम है, 5 या 10? तो इसका जवाब होगा कि गुरुजी जो है ना वो 5% है। कितना है? 5% है, से भी कम है। चलिए आगे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 मिलता है कि सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं। सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। 2 उदाहरण दीजिए। कितने उदाहरण दीजिए? 2 उदाहरण दीजिए। लिखेंगे नंबर 1 कि सामाजिक विभाजन राजनीतिक दलों के बीच टकराव का कारण बनता है। किसका कारण बनता है? टकराव का कारण बनता है, क्योंकि प्रत्येक राजनीतिक दल का झुकाव किस तरफ होता है? विशेष सामाजिक वर्ग की तरफ होता है। दूसरे नंबर पर लिखेंगे कि सामाजिक विभाजन। क्या लिखना है? कि सामाजिक विभाजन समाज में भेदभाव की भावना को प्रोत्साहन देता है। जो सामाजिक विभाजन है वह समाज में भेदभाव की भावना को क्या करता है मेरी प्यारे बच्चों? तो प्रोत्साहन देता है, जिसमें राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का खतरा पहुंचता है। आगे बढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट पर लिखना है कि सामाजिक विभाजन राजनीतिक अस्थिरता को क्या करता है? बढ़ावा देता है। आगे बढ़ने पर चौथा पॉइंट मिलता है कि अधिकतर देशों में मतदान का स्वरूप सामाजिक विभाजन के द्वारा निर्धारित होता है, क्योंकि
प्रत्येक सामाजिक समूह का झुकाव एक विशेष राजनीतिक दल की तरफ होता है। इसमें एक उदाहरण देना है। उदाहरण में लिखना है कि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट समुदाय में चले भीषण संघर्ष के कारण वहां राजनीतिक उपस्थिति उत्पन्न हुई। इसी प्रकार यूगोस्लाविया में धार्मिक और जातीय आधार पर हुए राजनीतिक होड़ में यूगोस्लाविया कई भागों में क्या हो गई, विभाजित हो गया। अब आगे जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 19 मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19 मिलता है कि भारतीय संदर्भ में एक उदाहरण देते हुए सत्ता की हिस्सेदारी का एक उक्तिपरक कारणों और एक नैतिक कारण बताइए। एक उक्तिपरक कारण बताना है और एक नैतिक कारण बताना है। तो इसका जवाब लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि सत्ता की साझेदारी के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क लिखेंगे। पहला, बहुत से राजनीतिज्ञों ने सत्ता की साझेदारी के पक्ष में अनेक तर्क दिए हैं जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला लिखना है उक्तिपरक कारण। क्या लिखना है, उक्तिपरक कारण। और उक्तिपरक कारण में लिखना है कि उक्तिपरक कारण वे हैं जो बड़ी गहरी सोच पर आधारित होता है। बड़ी गहरी सोच पर क्या होता है, आधारित होते हैं और जिन्हें लाभ हानि को सामने रखकर अपनाया जाता है। लाभ होगा कि हानि होगा, यह सामने रखकर क्या किया जाता है, अपनाया जाता है। नंबर दूसरा लिखेंगे कि सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। जो सत्ता की जो साझेदारी है दो समूहों के टकराव के बीच में क्या करती है, कम करती है। अगला लिखेंगे यह पक्षपात का आदेश कम नहीं है। यह जो पक्षपात है ना वह आदेश से भी क्या है, कम काम करती है। तीसरा लिखेंगे कि विभिन्न विविधताओं को ये अपने में समेट लेती है। क्या करती है, अपने में समेट लेती है। और चौथे पर लिखेंगे सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ती है। और फिर नैतिक कारण लिख के डैश करेंगे, लिखेंगे कुछ लोगों ने, हम लोग उक्ति पर जाने थे, अब नैतिक कारण जान रहे हैं कि कुछ लोगों ने नैतिक कारणों से भी सत्ता की साझेदारी का जोरदार समर्थन किया है। कैसे किया है, तो नंबर 1 दे रहा है कि साझी सरकारों में सत्ता का विभाजन से सभी सरकार में हिस्सा लेने वाले राजनीतिक दलों से पूर्ण न्याय हो जाता है। दूसरा लिखेंगे अल्पसंख्यक लोगों की भी अवहेलना नहीं होती है, इसलिए उनके मन में कोई आक्रोश की भावना नहीं पन पाती। तीसरा लिखेंगे शक्ति के विकेंद्रीकरण से किसी भी सरकारी अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका से कई अन्याय नहीं हो पाता और इस प्रकार के केंद्र और राज्यों में भी शांति का वातावरण बना रहता है। आगे बढ़ते हैं। जो चौथा पॉइंट मिलता है कि सबकी राय से किस वे निर्णय सबको मान्य होते हैं क्योंकि वे सर्वसम्मति से लिए हुए होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये प्रश्न नहीं पूछे आप तो ये प्रश्न नहीं जानिएगा तो इसके बदले एक प्रश्न और भी पूछा जाएगा। प्रश्न है भारत की संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। भारत की संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। इसका जवाब कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका जवाब लिखेंगे कि संघीय शासन व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। संघीय शासन व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1 लिखेंगे कि संघीय शासन व्यवस्था में 2 स्तर की सरकारें होती है। नंबर 1 में लिखेंगे संघीय शासन व्यवस्था में 2 स्तर की सरकारें होती है, पहला केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार। दूसरा नंबर देख लिखेंगे संघीय शासन व्यवस्था में दोनों स्तरों के सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा होता है। क्या करता है, शक्ति का बंटवारा करता है। तीसरा लिखेंगे संघीय शासन व्यवस्था में लोकसभा और विधानसभा के अलग अलग चुनाव कराया जाता है। लोकसभा का अलग होता है, विधानसभा का अलग होता है। आगे बढ़ेंगे तो चौथा पॉइंट लिखेंगे संघीय शासन व्यवस्था में संप्रभुता केंद्र सरकार में निहित होती है। जो संप्रभुता होती है वह केंद्र सरकार में निहित होती है। 5वां टॉपिक लिखेंगे इस शासन व्यवस्था में न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। क्या होती है, स्वतंत्र होती है। 6ठा नंबर लिखेंगे इस शासन व्यवस्था में एक हरी और दोहरी दोनों से नागरिक होते हैं। एक हरी भी होता है और दोहरी भी होता है। चलिए आपका सातवां
सातवां पॉइंट लिखेंगे, इस शासन व्यवस्था में सबों के लिए समान कानून बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 मिलता है कि दबाव समूह समाज के किसी खास तबके के हितों एवं दृष्टिकोणों की संगठित अभिव्यक्ति होते हैं, विवेचना करें। तो जवाब कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं। तो लिखना है, दबाव समूह समाज किसी खास हिस्से या समूह के हितों एवं दृष्टिकोण को संगठित रूप से अभिव्यक्त करते हैं। व्यावसायिक संघ व्यवसायियों के हितों के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। उसी प्रकार कृषक संगठन कृषि के क्षेत्र में सरकार की नीतियों, यानी मेरे प्यारे बच्चों इसमें शॉर्टकट में बताए ना, तो क्या लिखेंगे कि दबाव समूह जो है ना, ये अपने उसका एक संगठन होता है और ये अपने कामों को लेकर उस पर सरकारों पर क्या करती है, दबाव डालती है। जैसे अगर कृषक यानी किसानों का संगठन है तो कृषि का इसके लिए दबाव डालेगा। कृषि के क्षेत्र में सरकार की नीतियों एवं फैसलों पर दबाव डाल सकते हैं। एक कृषक संगठन शिक्षकों के कल्याण के लिए दबाव नहीं डालता। अगर किसानों का संगठन है तो शिक्षकों के कल्याण के लिए दबाव नहीं डालेगा। अगर शिक्षकों का संगठन है तो किसान के कल्याण के लिए दबाव नहीं डालेगा। उसी प्रकार शिक्षक संघ सिंचाई की सुविधाओं की मांग नहीं करता है। ठीक इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दबाव समूह विशिष्ट सामाजिक वर्ग जैसे मजदूर, कर्मचारी, शिक्षक, वकील, व्यवसायी आदि के हितों को बढ़ावा देने के लिए ही अपनी गतिविधियां चलाते हैं। चलिए, अगर इसके बदले एक प्रश्न और भी पूछ सकता है, वो प्रश्न है कि किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं। कोई भी जो राजनीतिक दल होते हैं इसके क्या गुण होते हैं, तो आंसर लिखेंगे, किसी भी राजनीतिक दल के निम्नलिखित गुण होते हैं। किसी भी राजनीतिक दल के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला गुण है, यह लोगों का एक ऐसा समूह है। यह लोगों का एक ऐसा समूह है जो सरकार बनाने तथा चलाने के लिए समान मुद्दों पर सहमति दिखाते हुए साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। दूसरा लिखेंगे, समाज के सर्वाधिक हितों की सुनिश्चित करने के लिए उनके पास नीति एवं कार्यक्रम होते हैं। उसे क्या करना है, नहीं करना है, नीति और कार्यक्रम होते हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, वे इन नीतियों एवं कार्यक्रमों को चुनाव द्वारा जनता से प्राप्त लोकप्रिय समर्थन के माध्यम से लागू करते हैं। चौथा है, वे समाज के मौलिक राजनीतिक विभाजन को परिलक्षित करते हैं। क्या करते हैं, परिलक्षित करते हैं। आगे बढ़ेंगे तो 5वां नंबर का पॉइंट मिलता है कि उनकी पहचान इससे होती है कि वे समाज के किस हिस्से के लिए खड़े हैं, वे किन नीतियों का समर्थन करते हैं, तब वे किन के हितों का देखभाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो 21 नंबर का प्रश्न मिलता है कि भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों की चर्चा करें। सबसे पहले आपको जानना होगा कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, तो लोगों के शासन को ही लोकतंत्र कहते हैं। तो ये जान गया, तो इसका जवाब कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं। तो जवाब लिखना है कि लोकतांत्रिक अधिकारों का अभिप्राय उन अधिकारों से है जो कि नागरिकों को राज्य की ओर से शासन में भाग लेने के उद्देश्य से प्रदान किए जाते हैं। लोकतांत्रिक अधिकार से तात्पर्य उन व्यवस्थाओं से है जिनमें नागरिकों को शासन कार्य में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है। आगे है प्रजातंत्रीय शासन, लिख के डैश करेंगे, लिखेंगे व्यवस्था में इन अधिकारों का और भी अधिक महत्व है। इससे नागरिकों को राजनीतिक प्रशिक्षण प्राप्त होता है, निर्वाचन में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है। प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था में इन अधिकारों का और भी अधिक महत्व है। इससे नागरिकों को राजनीतिक प्रशिक्षण प्राप्त होता है। निर्वाचन में भाग लेने से राजनीतिक कार्यों का कार्य करने की क्षमता, राजनीतिक उत्तरदायित्व का भावना का विकास का होता है। चलिए फिर पैराग्राफ चेंज करना है और लिखेंगे, इससे सभी लोगों को एक समान अधिकार दिया गया जो निम्न है। पहला है मतदान का अधिकार दिया गया, किसमें, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सभी के लिए कानून एक समान होते हैं। मतदान का अधिकार सभी को दिया गया है। निर्वाचित होने एवं राजनीतिक पद पाने का अधिकार सबको दिया गया है। प्रार्थना पत्र देने का अधिकार सबको है। कानून के समझ क्षमता का अधिकार सबको है। सरकार की आलोचना करने का अधिकार इत्यादि सबको है। आगे बढ़ते हैं तो इसके अथवा में प्रश्न मिलता है कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार
और वेद सरकार का गठन करता है। तो आंसर लिखेंगे उत्तरदायित्व जिम्मेवार सरकार। लोकतंत्र जनता जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन व्यवस्था है, अतः यह जनता के प्रति उत्तरदायी है। किसके प्रति? जनता के प्रति उत्तरदायी है। लोकतंत्र व्यवस्था में जनता को सरकार के कार्यक्रम, सरकार के कार्यों, निर्णयों एवं नीतियों में के बारे में जानने का अधिकार होता है। सरकार कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकती जो जनता की इच्छाओं के विरुद्ध हो। लोकतंत्र में जनता के कल्याण और विकास की जिम्मेदारी भी सरकार पर होती है। इसके लिए भारत में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। किसका दायित्व है मेरे प्यारे बच्चों? तो बता कि गुरुजी सरकार का दायित्व है। अगला लिखेंगे वेद सरकार, लिख के डैश करेंगे और लिखेंगे लोकतंत्र चूंकि जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा संचालित होता है, अतः यह एक वेद व्यवस्था है। प्रतिनिधियों का चुनाव जनता करती है। जो प्रतिनिधियों का चुनाव है वह कौन करती है? जनता करती है, अतः इनके चुनाव पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सभी निर्णय एक निश्चित कायदे कानून के अनुसार लिए जाते हैं। इसमें देर भले हो सकती है परंतु निर्णय की विविधता को प्रशंसित नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को इकोनॉमिक्स मिलता है और इकोनॉमिक्स का जो पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों वह प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कि हमारे देश के विकासात्मक लक्ष्य क्या होने चाहिए। जो हमारा देश भारत है इसमें विकासात्मक लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो जवाब कैसे लिखेंगे? जवाब लिखना है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जो लोगों में अपनी प्रतिभा के अनुसार आर्थिक तथा सृजनात्मक जीवन जीने की क्षमता प्रदान करे। ठीक है, वही क्या होना चाहिए? विकासात्मक लक्ष्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि 3 उदाहरणों से, कितने उदाहरणों से? 3 उदाहरणों से उपभोक्ता की जरूरत का वर्णन कीजिए। यानी 3 उदाहरण दीजिए जिसे पता चले कि उपभोक्ता की जरूरत होती है। तो पहला लिख लेंगे क्या लिखेंगे कि उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए सिर्फ नियमों एवं विनियमों का निर्माण ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इन नियमों के प्रति उपभोक्ता को जागरूक भी रहना चाहिए। किसको? उपभोक्ता को जागरूक भी रहना चाहिए, तभी उसकी सुरक्षा वास्तविक रूप से हो सकती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि उपभोक्ता जागरूकता से उत्पादकों तथा विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं के शोषण पर लगाम लगाई जा सकती है। माप तोल में गड़बड़ी, गलत सामान या गलत सूचना देकर सामान बेचने की स्थिति में उपभोक्ता को अपने यथोचित अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। अगला है उपभोक्ता के जागरूक होने से ही उपभोक्ता सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा तथा विक्रेताओं के अनैतिक एवं अनुचित व्यवस्था शैली पर रोक लगेगी। उपभोक्ता या आंदोलन की सफलता के लिए उपभोक्ताओं का जागरूक होना आवश्यक है। यानी मेरे प्यारे बच्चों इसमें कहा गया है उपभोक्ता उसको कहते हैं जो सामान की खरीदारी करता है, उसके पास क्या क्या अधिकार होना चाहिए। तो शॉर्टकट में लिखना है कि निम्नलिखित अधिकार होना चाहिए। पहला लिखना, अगर कोई दुकानदार गलत सामान बेच रहा है तो उसके विरुद्ध आवाज उठाना। अगर कोई दुकानदार प्राइस से ज़्यादा रेट ले रहा है उसका विरोध करना। ठीक है, ये हमारा अधिकार होता है। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न मिलता है। क्या प्रश्न मिलता है? देखिए प्रश्न है आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती है। जवाब लिखना है कि रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियों को संगठित क्षेत्र एवं असंगठित क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। 2 भागों में, एक संगठित क्षेत्र दूसरा असंगठित क्षेत्र। आगे दिया है इन दोनों क्षेत्रकों को रोजगार की परिस्थितियों में काफ़ी भिन्नता है और रोजगार में दोनों में भिन्नता है। क्या है? जो नीचे हम विवरण से स्पष्ट होता है। पहले लिखेंगे संगठित क्षेत्र और दूसरी तरफ लिखेंगे असंगठित क्षेत्र। नंबर 1 लिखेंगे इस क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा का लाभ मिलता है।
रोजगार मिलता है, रोजगार कभी खत्म नहीं होगा, सुरक्षा का लाभ मिलता है। आने मेरे प्यारे बच्चों, संगठित को समझ लो सरकारी क्षेत्र, और यह संगठित जो प्राइवेट होता है। तो सरकारी में एक बार नौकरी लग गया तो फिक्स हो गया। इसे लिखेंगे, इस क्षेत्र में काम करने वालों को रोजगार सुरक्षा का लाभ नहीं मिलता है। काम नहीं करेगा तो कभी भी नौकरी पर से हटाया जा सकता है। दूसरा लिखेंगे, इस क्षेत्र में कर्मचारियों से एक निश्चित समय तक ही काम करने की आशा की जाती है। जो सरकारी सेक्टर होता है उसमें टाइम फिक्स होता है, आपको उतना ही काम करना होगा जितने आपको बताया गया है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में यह निश्चित नहीं होता है, इसमें एक निश्चित समय तक काम करना की आशा नहीं की जाती है। ठीक है, चलिए आगे है, इस समय से अतिरिक्त काम करने पर उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। सरकारी सेक्टर में जब समय से अधिक ओवर टाइम काम करता है तो अलग से पैसा मिलता है। लेकिन असंगठित में क्या होता है, इस क्षेत्र में काम करने वालों को अतिरिक्त समय के लिए अतिरिक्त वेतन नहीं दिया जाता है। चौथा लिखेंगे कि संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सवेतन अवकाश मिलता है, यानी जब छुट्टी होती है, जब कभी वो अपने कामों से छुट्टी दिया जाता है तो उसका पैसा नहीं काटता है। लेकिन असंगठित में क्या होता है, उसका पैसा काट लिया जाता है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को सवेतन अवकाश की सुविधा प्राप्त नहीं होती है। आगे बढ़ेंगे तो मिलता है कि इस क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को भविष्य निधि सेवा, अनुदान, पेंशन, चिकित्सीय सुविधा आदि प्राप्त होते हैं। यानी से पेंशन मिलता है रिटायर होने के बाद, बीमार पड़ा उसका पैसा अलग से मिलता है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न मिलता है कि हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बदलने की जरूरत क्यों है। भारत में ऋण के जो औपचारिक स्रोत हैं, जो कर्जा लेने का जो पर्सनल जो ब्याज पर पैसे लेते हैं, साहूकार से लेते हैं, उसे बदलने का क्यों जरूरत है। तो आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, लिखना है हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की बहुत ही जरूरी है। यहाँ औपचारिक स्रोतों का आशय सरकारी बैंकों से है। आने मेरे प्यारे बच्चों, जो ऋण दो प्रकार का जो होता है, औपचारिक जो है ना सरकारी सेक्टर से जो लेने वाला लोन है, उसे क्यों बढ़ाना चाहिए, उसे क्यों बढ़ाना चाहिए। हम लोगों को प्राइवेट सेक्टर से लोन ना लेकर, साहूकार से ना लेकर के कहाँ से लेना चाहिए, औपचारिक से बैंकों से लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए, इसी के बारे में लिखना है। कैसे लिखोगे, फिर समझ लो कि हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की बहुत ही जरूरी है। यहाँ औपचारिक स्रोतों का आशय सरकारी बैंकों से है। किससे है, सरकारी बैंकों से है। सरकारी बैंकों के द्वारा दिए गए कर्ज की ब्याज दर बहुत ही क्या होती है, कम होती है, जबकि अनौपचारिक संस्थाओं की ब्याज दर इसकी अपेक्षा लगभग 7 गुनी होती है। जब साहूकार से लेंगे ना तो ब्याज ज़्यादा लेता है। औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने से लोगों की आसानी से कम ब्याज दर पर कर्ज मिल जाएंगे, यानी कम ब्याज लेता है किसमें, औपचारिक में। और वे इस कर्ज को खेती, कई तरह के व्यवसाय और ज़रूरतमंद कार्यों को पूरा कर पाएंगे, और उन्हें इसके एवज में बहुत ही कम ब्याज चुकाना होगा, और इससे हमारी देश की आर्थिक स्थिति क्या होगी, बहुत ही मजबूत हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न मिलता है, क्या मिलता है कि व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुंचाती है, कैसे सहायता पहुंचाती है। चलिए अब इन प्रश्नों को देखते हैं कि प्रश्न क्या है। फिर से देखिए एक बार कि प्रश्न क्या था मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न है कि व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुंचाती है। आंसर लिखना है मेरे प्यारे बच्चों कि उदारीकरण का अर्थ है कि व्यापार, निवेश और उद्योगों के प्रति उदार नीति अपनाना। उदारता का मतलब क्या है कि वैश्वीकरण प्रक्रिया में आंसर लिखना है कि उदारीकरण का अर्थ है कि व्यापार, निवेश और उद्योगों के प्रति उदार नीति अपनाना। भारत का उदाहरण देकर हम यह बात स्पष्ट करेंगे कि इस उदारीकरण की नीतियां कैसे वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सहायता पहुंचाती है। भारत सरकार द्वारा व्यापार, निवेश और उद्योगों के क्षेत्र में उदारीकरण की अपनाई गई नई नीतियां हैं,
नंबर 1 लिखेंगे, अनेक औद्योगिक कार्यक्रम जिन्हें पहले सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यम चलाते थे उन्हें अब निजी क्षेत्र के लिए भी खोल दिया गया है। दूसरा लिखेंगे, पहले बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें अद्यापि निजी क्षेत्र को बनाने की अनुमति थी, तथापि ऐसी चीज़ों के उत्पादन के लिए सरकार से अनुमति लेना आवश्यक होता था। यानी कुछ चीज़ें जो है प्राइवेट सेक्टर बना सकता है, लेकिन उसके लिए उन्हें सरकार से अनुमति लेना पड़ेगा। आगे, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए छोड़े गए उद्यमों की संख्या 17 से घटाकर 3 कर दी गई है। अगला है, उदारीकरण के परिणाम स्वरूप उद्योगपतियों को उत्पादन करने के लिए अनेक सुविधाएं दी गई है और अनेक अनौपचारिकताओं को पहले से कहीं अधिक सरल कर दिया गया है। अगला 5वां पॉइंट लिखेंगे कि आयात निर्यात पर लगी बहुत सी प्रतिस्पर्धाओं को हटा दिया गया है, जिससे भारतीयों को अपना माल बाहर भेजना आसान हो गया है। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने सामाजिक विज्ञान का सामाजिक विज्ञान का 2009 में पूछे गए सवाल क्लास 10 के बच्चों के लिए बिल्कुल इजी वे से सॉल्व कर चुके हैं। अगर इसमें भी आपको कोई डाउट हो गया है, रह गया है, कोई ऐसा प्रश्न जो आपको समझ नहीं आया, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप समझ से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे वीडियो पर नए होंगे तो हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करके अभी रख लेना है। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और एक सुंदर सा प्यारा सा अपने गुरुजी के लिए कमेंट कर देना है। तो चलिए फिर मिलते अगले वीडियो में अगले सेट लेकर, तब तक जय हिंद।